हाँ बेटा, यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या होती है? जब किसी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कॉइल के या किसी भी कॉइल में यदि कोई करंट फ्लो कराया जाए तो इस कॉइल के सेंटर से जितनी डिस्टेंस हम लोग दूर जाते हैं, जैसे जैसे इसके सेंटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज होती जाती है। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह मैग्नेटिक फील्ड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मीन्स इस कॉइल के सेंटर से जितनी डिस्टेंस आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाती है। लेकिन अगर मुझे किसी रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वहां पे कुछ कॉइल्स का हमें क्या करना पड़ता है, एक अरेंजमेंट करना पड़ता है, एक सिस्टम बनाना पड़ता है, जिस सिस्टम को हम लोग हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहते हैं। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे सबसे पहली बात समझना है कि कॉइल के सेंटर से जितना हम दूर जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती जाती है। लेकिन यदि मुझे ऐसी जरूरत है कि कोई एक किसी रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उसके लिए हमें दो कॉइल का एक अरेंजमेंट करना पड़ता है और उस अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज कॉइल बोलते हैं। और उसकी हेल्प से हम लोगों को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या होती है। हेल्महोल्ट्ज कॉइल सेम रेडियस का दो कॉइल होती है। जैसे एक कॉइल मैंने यहाँ पे भी बना लिया, ये दो कॉइल हमने ले लिया, इन दोनों की रेडियस सेम है और जितनी इसकी रेडियस है जैसे मान लीजिए कि हमने ये रेडियस मान लिया तो इनके बीच के सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो भी ए के ही बराबर होगी, इसकी भी रेडियस है, इसकी भी रेडियस है और इन दोनों के बीच का जो सेंटर है वो भी सेंटर की डिस्टेंस भी कितना होगी, ए के ही इक्वल होगी। इसको मैं O1 और इसको मैं O2 मान लेता हूं। अब इसमें आप क्या करेंगे कि करंट इसमें देंगे, जैसे ही करंट देंगे तो करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, दोनों में करंट का जो डायरेक्शन होगा वो भी हम सेम देंगे। जैसे इसमें करंट का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ भी करंट का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा और करंट कुछ इस तरीके से इसमें फ्लो करेगी। ठीक है बेटा, तो इस पूरे सिस्टम को ही हम लोग हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहते हैं। यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि दो कॉइल लेते हैं, दोनों की रेडियस सेम होती है, दोनों कॉइल में फ्लो होने वाली करंट का डायरेक्शन भी सेम होता है, दोनों कॉइल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस उन कॉइल्स के जो रेडियस होती है उसके इक्वल होती है। तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जैसे देखिए हम जानते हैं कि जब किसी कॉइल में करंट हम फ्लो कराते हैं तो उस कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी कॉइल में जब मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो उस कॉइल में फ्लो होने वाला उस कॉइल के ड्यू टू जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका वैल्यू होती है म्यू नॉट N I A स्क्वायर अपन में ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये होती है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। ऑलरेडी इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, चाहे फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे किसी भी कॉइल में जब करंट फ्लो होती है तो उस कॉइल के ड्यू टू ये जो एक्स है
उस कॉइल के सेंटर से x डिस्टेंस पर ये प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है। उस कॉइल के सेंटर से x डिस्टेंस पर प्रोड्यूस होने वाला ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखना है कि इस कॉइल के दोनों के बीच में जो रीजन है मुझे उसमें क्या चाहिए, उसमें चाहिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई अगर मान ली कि एक ही कॉइल होता और इसमें जब मैं करंट फ्लो कराता तो जैसे जैसे इसके सेंटर से दूर जाते वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती, डिक्रीज होती जाती। लेकिन मुझे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, तो हमने एक दूसरा सेम रेडियस का एक हमने दूसरा कॉइल लिया और उसको इसके सेंटर से ठीक उतने ही डिस्टेंस पर रखा जितनी इसकी रेडियस है। अब मैं मान लेता हूं कि इन दोनों के ठीक बीच में सेंटर में एक पॉइंट O है और इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। उस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है, वो भी ये के बराबर है, यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो हमें O पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो O पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अगर मैं मान लेता हूं कि ड्यू टू y इन द फर्स्ट कॉइल मैग्नेटिक फील्ड इज B1 एंड ड्यू टू y मैग्नेटिक फील्ड इन सेकेंड कॉइल इज B2। हमने मान लिया कि इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड B1 है और इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड B2 है। तो उस इक्वेशन में O पर प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड B1 ये दोनों में सेम होगा। रीजन ये है कि इन दोनों कॉइल की रेडियस जो है सेम है, इन दोनों कॉइल में फ्लो होने वाला करंट भी सेम है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी सेम होगा। और सेम कितना होगा, तो देखो बेटा इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस ये है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्या a/2 के इक्वल हो जाएगी। और यहां से ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, ये भी a/2 के इक्वल हो जाएगी। तो जो यहाँ पे x डिस्टेंस थी जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना रहता है वह उस कॉइल के सेंटर से डिस्टेंस होती है। अब सबसे पहले पहली वाली कॉइल इसको मैं C1 मान देता हूं, इसको C2 मान देता हूं। तो फर्स्ट कॉइल के सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, a/2 है। तो आप इस x के प्लेस पे a/2 ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू फर्स्ट कॉइल B1 इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा बेटा, B1 इक्वल टू, तो सारी चीजें तो यही रहेगी। ये जो है इसकी रेडियस है और ये x जो है कॉइल के सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट N I A होल अपान और नीचे हो जाएगा 2 इंटू A² प्लस और x के प्लेस पे कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी है a/2, तो ये हो जाएगा a/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a/2 का स्क्वायर का होल पावर 3/2, ये बन जाएगा बेटा। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट NIA² होल अपान 2 इंटू A² प्लस a/2 का होल स्क्वायर, तो ये भी हो गया a² अपान में 4, a² अपान में 4 की पावर 3/2 इक्वल टू म्यू नॉट NIA² होल अपान 2 इंटू ये हो जाएगा 4a² प्लस 1a², 5a² अपान में 4 की पावर 3/2, ये हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर इसको और भी सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो म्यू नॉट NIA² अपान में ये हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 3/2, ये तो हो जाएगा a³ 5 की पावर हो गया 3/2, 5 की पावर 3/2 हो गया और ये हो जाएगा a² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल, a³ बन जाएगा और ये हो जाएगा
टू स्क्वायर के 3/2 यानी कि ये हो गया 2 का क्यूब यानी कि 8, और ये चला जाएगा ऊपर 8, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। कुल मिलाकर के मिल गया 4 म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपान में 5 की पावर 3/2 इंटू ए क्यूब। ये हमें मिल गया बेटा B1, ये हमें B1 मिल गया। ठीक है, 5 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 5 रूट अंडर 5 भी लिखा जा सकता है। 5 की पावर 3/2 को 5 रूट अंडर 5 भी लिखा जा सकता है। तो ये तो हमें मिल गया B1। अब आप देखिए कि B2 मतलब ड्यू टू सेकेंड कॉइल व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट O, तो सेम होगा क्योंकि रेडियस भी सेम है कॉइल की, डिस्टेंस भी सेम है। तो यहाँ पे जो O पर इसके ड्यू टू जो सेकेंड कॉइल के ड्यू टू जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो भी उतना ही होगा जितना B1 है, मतलब कि पहली कॉइल के ड्यू टू मिल रहा था। तो यहाँ पे लिख लेंगे सिंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड कॉइल at O will be same as first coil, as magnetic field due to first coil, therefore B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर होल अपान 5 रूट अंडर 5 इंटू में ए क्यूब। तो फर्स्ट कॉइल और सेकेंड कॉइल दोनों से यहां मिल गया। अब हमें देखना है कि यहां पे O पर टोटल कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड मिला। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू फर्स्ट एंड सेकेंड कॉइल, इन दोनों कॉइल के ड्यू टू कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड O पर मिलेगा। तो अगर मैं इसको B से डिनोट करता हूं, B से, तो ये B इक्वल टू हो जाएगा B1 प्लस B2, इन दोनों का सम, इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के सम के इक्वल वो पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है, ये समझ आ रहा है जयेश राजदीप? ओके, तो B1 इक्वल टू, तो दोनों ही बराबर है, सॉरी ये B1 प्लस B2 है, और यहां पे हम जान रहे हैं कि सिंस B1 इक्वल टू B2 है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तब यहां पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दिया तो 2 इंटू B1 लिख दो या 2 इंटू B2 लिख दो, दोनों बात एक ही है, इक्वल टू 2 इंटू इस B1 के प्लेस पे ये वैल्यू ट्रांसफर कर दो आप, ये हो जाएगा 4 म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर होल अपान 5 रूट अंडर 5 ए क्यूब, ये हमें मिल गया, इक्वल टू हो जाएगा 8 म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर होल अपान में 5 रूट अंडर 5 ए क्यूब। ये हमें मिल गया मैग्नेटिक फील्ड एट O, दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड ये हमें मिला 8 म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपान में 5 रूट अंडर 5 ए क्यूब। तो यहां से हम लोगों ने ये तो कैलकुलेट कर लिया। अब अगर इसकी वैल्यू रखे म्यू नॉट की, तो वैल्यू जो होती है अगर वो रखते हैं तो ये हो जाएगा 0.716 म्यू नॉट एन ए अपान में ए। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, एक इससे ये कैंसिल भी हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होकर के बन गया 8 म्यू नॉट एन आई अपान में 5 रूट अंडर 5, ये हो जाएगा। अगर इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू रख दिया जाए, मतलब 8 म्यू नॉट अपान में 5 रूट अंडर 5, तो ये कुल मिला करके कितना हो जाता है,
ये कुल मिलाकर के हो जाएगा 0.716 एन आई अपान में ए। इसका कैलकुलेशन कर दिया जाए, म्यू नॉट की भी वैल्यू रख दिया जाए और 8 अपान में 5 रूट अंडर 5 को कैलकुलेट कर दिया जाए तो ये कुछ वैल्यू मिल जाएगी 0.716 इंटू में एन आई अपान में ये। तो ये हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मिल गई, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मिल गई यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये a/2 कहां से आया था तो आप यहाँ लिख सकते हो x = a/2 है। इसमें कुछ डाउट है बेटा आप लोगों को? कोई डाउट है कि क्लियर हो गया? ठीक है, तो hence the magnetic field between Helmholtz coil is ये हो जाएगा 0.716 NI अपान में A। अब हम लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं कि इसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो किस तरीके से ग्राफ इसका दिखता है। तो इसे ग्राफ देख लें। अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलेगा। जैसे सबसे पहले जैसे इसके सेंटर पे और इसके सेंटर पे हम जानते हैं कि कॉइल के सेंटर पे सबसे ज्यादा यानी कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए इस तरह से कुछ, तो सबसे पहले इस तरीके से ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके सेंटर से जितना ही दूर जाएंगे उतना ही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो यहाँ पे ये अगर O1 है, यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि ये सेंटर पहले वाली कॉइल का सेंटर है और उस सेंटर पे ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ये B1 मिला। अब दूसरा अगर ग्राफ बनाए दूसरे वाले कॉइल के सेंटर पे, तो दूसरे वाले कॉइल का सेंटर पे अगर हम जाते हैं तो ये कुछ इस टाइप से मिलेगा, ये कुछ ऐसा मिलेगा और इसका सेंटर यहां पे है, ये सेंटर O2 है। अब यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जो इनका रिजल्टेंट आ रहा है, वो अगर इसको मैं वो से रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है ये लगभग इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ये ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम लोग, अच्छा ये तो B2 है, ये B1 है, इसको भी मैं नीचे लिखता हूँ, ये B1 है और ये जो मिल रहा है, ये जो शो कर रहा है ये B को शो कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तरीके से ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। ठीक है बेटा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, किस पर मिल रही है, तो ये ऊपर मिल रही है, ऊपर इस पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। ठीक है बेटा, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसको हम लोग कर सकते हैं कि ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जयेश, राजीव, ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके, हाँ हाँ, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्किटल लॉ।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सर्किटल लॉ। सर्किटल लॉ। सर्किटल लॉ क्या है और इसकी नीड क्यों है? देखिए, जब किसी कंडक्टर में जब कोई करंट फ्लो करती है या किसी कॉइल में करंट जब फ्लो करती है तो उसमें क्या होता है, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अगर वह मैग्नेटिक फील्ड यदि यूनिफॉर्म है तो उस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बायोट-सेवर्ट लॉ का यूज करते हैं। जैसे हम लोग पहले ही लेक्चर में बायोट-सेवर्ट लॉ हमने डिस्कस कर लिया था, बायोट-सेवर्ट लॉ का यूज करते हैं। लेकिन यदि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो वो उसको कैलकुलेट करने में जो बायोट-सेवर्ट लॉ होता है वह फेल्यूर होता है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लोग सर्किटल लॉ का यूज करेंगे। सर्किटल लॉ क्या होता है? सर्किटल लॉ ये बताता है कि किसी भी कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल या किसी क्लोज लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है उस क्लोज लूप के अंदर फ्लो होने वाले करंट के म्यू नॉट टाइम्स के इक्वल होता है। उस कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले टोटल करंट के म्यू नॉट टाइम्स के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है बेटा, यही सर्किटल लॉ है। अब सर्किटल लॉ की जगह पे एम्पियर सर्किटल लॉ लिखे तो ज्यादा अच्छा है। या एम्पियर ने दिया था तो इसको एम्पियर सर्किटल लॉ लिख लो, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ये लिख लेते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, the line integral of magnetic field B around a closed path in vacuum in vacuum is equal to mu naught times of current in closed loop, या क्लोज्ड पाथ। समझो बेटा, उस क्लोज पाथ में टोटल जितना करंट होगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कंडक्टर है और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे क्लोज पाथ कंसीडर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने क्या करा, इस तरह से ये क्लोज पाथ कंसीडर किया, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल इस क्लोज पाथ में फ्लो होने वाली करंट के म्यू नॉट टाइम के इक्वल होगा। मतलब इस करंट में आई में यदि म्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये
इसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें हम लोग दिखा सकते हैं दैट इज, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर क्लोज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज, मतलब कि ये लाइन इंटीग्रल की बात हो रही है। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू, और इस क्लोज लूप में, इस क्लोज पाथ में टोटल करंट जितना जा रहा है, टोटल करंट हमें लेना है। तो यहां से कितना हो जाएगा, इसको मैं समेशन का साइन लगा देता हूं, सिग्मा इंटू आई। यही हमारा क्या है, करंट एम्पियर सर्किटल लॉ है, यही एम्पियर सर्किटल लॉ है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया क्या? हाँ बेटा बोलो। इन क्लोज्ड पाथ का मतलब कि ये यहाँ पे एक हमने क्लोज पाथ बनाएंगे, एक लूप बनाएंगे, और उस लूप के अंदर टोटल जितना करंट होगा बस उसी करंट का हमें क्या करना है, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करना है, जो उसके मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के इक्वल होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, यहां पे वैक्यूम लिखा है बेटा, वैक्यूम लिखा है, वैक्यूम, हाँ ये वैक्यूम लिखा है। अब इसका प्रूफ देखें कि इसका प्रूफ कैसे है और इसको किस तरीके से हम लोग ये पता कर पाए कि रियल में लाइन इंटीग्रल ऑफ द क्लोज पाथ किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, ये म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई के इक्वल होता है। तो इसका हम लोग प्रूफ देख सकते हैं। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे निकालेंगे इसको। प्रूफ में इसका हम लोग लेफ्ट साइड लेकर ही स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड लेकर के इसके राइट साइड की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, लेफ्ट साइड लेते हैं और लेफ्ट साइड लेकर के राइट साइड हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पे हम लोग जानते हैं कि B इक्वल टू कितना होता है, B इक्वल टू, देखो बेटा ऐसे जनरली B इक्वल टू जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी करंट के कंडक्टर में जब करंट फ्लो करती है तो उस कंडक्टर के अराउंड जो करंट होती है मैग्नेटिक फील्ड होता है वह कितना होता है, म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई आर, ये होता है म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई आर, जहां पे आर क्या है, तो आर उस कंडक्टर के, उस सर्कुलर जो एक बना हुआ है मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है उसके अराउंड, ये उसकी रेडियस होती है। या हम लोग ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं। इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, तो ये B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई आर होता है। अब यहाँ पे इसके प्रूफ के लिए अगर मैं इसका लेफ्ट साइड ले लेता हूं, LHS इंटीग्रेशन ओवर क्लोज B डॉट dl, तो B डॉट dl कितना हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर जो हमने क्लोज लूप इसमें जो कंसीडर किया है, अगर मैं मान लेता हूं कि इसकी रेडियस यहां से लेकर के ये r है, इसकी रेडियस r है, तो यहां पे एक छोटा सा हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा dl कंसीडर करेंगे, मतलब कि एक छोटा सा इसमें से पार्ट हमने काट लिया जिसको हम लोग बोल रहे हैं dl। अच्छा, इस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस पॉइंट पर इस तरह से टैंजेंट खींचा जाए तो जिस टैंजेंट के डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, या हम लोग राइट हैंड थंब रूल भी यूज करते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल का थंब का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में कर दें तो हमारी फिंगर्स की जो कर्लिंग होती है वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होती है। ठीक है, या हमारी फिंगर्स की कर्लिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती है।
तो ये कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब यहाँ पे डीएल का डायरेक्शन क्या है, तो डीएल का भी डायरेक्शन ये है, तो उस सिचुएशन में यहाँ थीटा कितना होता है, 0 डिग्री हो जाता है, थीटा 0 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल। तो क्या इसको बी डीएल इंटू कॉस ऑफ थीटा लिखा जा सकता है क्या, ए डॉट बी के फार्मूले से। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो बी डॉट डीएल बराबर क्या हो जाएगा, बी डीएल इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, बी डीएल इंटू कॉस थीटा ये मिल जाएगा क्या, ओके। अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो उस सिचुएशन में इंटीग्रेशन b इंटू डीएल मिल जाएगा, b इंटू डीएल, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 0, cos थीटा 0 रखेंगे तो cos थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, cos थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड को यदि मैंने बाहर कर दिया तो ये b बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन ओवर क्लोज 1 इंटू डीएल मिल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इंटू डीएल एल के रिस्पेक्ट में, तो ये कुल मिला के कितना मिला बेटा, ये एल मिल जाएगा। अब एल क्या है, एल का मतलब है इस पूरे क्लोज पाथ की लेंथ। तो पूरे क्लोज पाथ की लेंथ किसके बराबर होगी बेटा, बोलो, क्लोज पाथ की लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, मतलब अगर इस पूरे पाथ की लेंथ पूछे तो कितना होगा, जयेश, हेलो जयेश, हाँ बेटा, इस पूरे क्लोज पाथ की लेंथ कितनी होगी, बोलो, इसकी लेंथ कितनी होगी, राजदीप, 2 पाई आर होगी ना, जितना सरकमफ्रेंस होगा इसका, जितना सरकमफ्रेंस होगा वही लेंथ ऑफ पाथ होगी। तो इस एल की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस एल इक्वल टू 2 पाई आर, तो यहां पे हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर, ये हमें मिल गया। तो यहां पे हमने फाइंड आउट कर लिया इंटीग्रेशन ओवर क्लोज b डॉट डीएल इक्वल टू b इंटू 2 पाई आर। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरली क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला है, ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है। अगर ये b की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर होल अपान में। तो म्यू नॉट बी इक्वल टू कितना है, म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, ये 2 पाई आर ये है, b की वैल्यू हमने वहां से उठाया है यहां से, ये b की वैल्यू, और ये इसको लिख दिया म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई आर। तो कुल मिलाकर हमें क्या मिल गया, म्यू नॉट इंटू में आई, और यही हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ का वेरिफिकेशन है। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज b डॉट डीएल, b डॉट डीएल इक्वल टू हमें मिल गया म्यू नॉट आई, और ये एम्पियर सर्किटल लॉ का वेरिफिकेशन है। आया बेटा समझ में, कुछ डाउट है इसमें, कुछ डाउट है, देखो एक बार और बताया तो उन्हें, इस कंडक्टर में जैसे ही हम लोग करंट देते हैं तो इस करंट के, मान लो कि करंट इस कंडक्टर से r डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट आपने लिया, इस पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आपने क्या करा कि इसे यहाँ पे एक ऐसा क्लोज लूप पे कंसीडर करा जो पी पॉइंट से पास करता हो, पी पॉइंट से पास करने वाला एक आपने क्लोज लूप कंसीडर कर लिया। अब इस पी पॉइंट पर एक छोटा सा डीएल पार्ट, इस क्लोज लूप का एक डीएल पार्ट आपने कट कर लिया। इस डीएल और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है, अगर उस पर कोई टेंजेंट खींचा जाए तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे डीएल और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम होने की वजह से थीटा जो है 0 डिग्री मिल जाता है। और इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट आई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
यहाँ पे इसका हमने लेफ्ट साइड लिया, लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल हाँ बेटा कर रहा हूं। हाँ ठीक है बेटा। हाँ बेटा ठीक है। हाँ हाँ बोलो बेटा। क्वाइल जो है स्ट्रेट है, ये वाली ये क्वाइल, हाँ मतलब कंडक्टर है, स्ट्रेट है। हमें क्या करना रहता है कि जिस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर के ड्यू टू उस कंडक्टर के सॉरी उस करंट के ड्यू टू उस कंडक्टर के अराउंड एक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, यह मैग्नेटिक फील्ड बी होती है। अब इस कंडक्टर से किसी डिस्टेंस पर जैसे मैंने यहाँ पे आर डिस्टेंस पर लिया है, एक पॉइंट पी है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। तो हमें एम्पियर सर्किटल लॉ ये बताता है कि आप एक ऐसा क्लोज लूप या क्लोज पाथ एक ऐसा कंसीडर करो जो उस पॉइंट से पास करता हो जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा, यहाँ पे ये क्लोज पाथ हमने यहाँ पे कंसीडर करा, ये क्लोज पाथ मैंने कंसीडर करा जो पी पॉइंट से पास करता है। क्लियर हो गया बेटा? इस पॉइंट की डिस्टेंस कंडक्टर से आर है। इस क्लोज पाथ पर एक छोटा सा पाथ लिया जिसको मैं डीएल बोल रहा हूं। ये डीएल का डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगा जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल से अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैं फाइंड आउट करना चाहूं तो वर्टिकली इनवर्ड हो रहा है, वर्टिकली इनवर्ड, इस बोर्ड के इनवर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से एंगल 0 हो गया। अब यहाँ पे जो ये हमारा सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई, मतलब इसके अंदर जितना टोटल करंट होगा वही उस करंट का म्यू नॉट टाइम इसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा। अब यहाँ पे मैंने ये लेफ्ट साइड लिया था, ए डॉट बी की आइडेंटिटी लगाया, बी डी एल कॉस थीटा हो गया। यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो गया, ये कॉस थीटा 1 होने की वजह से ये बी डी एल हो गया। बी कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया, 1 का इंटीग्रेशन एल हो गया। एल का मतलब ये है कि लेंथ ऑफ पाथ, एल का मतलब क्या है, यहाँ पे लेंथ ऑफ पाथ, एल इक्वल टू लेंथ ऑफ पाथ। तो यह लेंथ ऑफ पाथ जो है एक सर्कुलर है, तो इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एन सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे रख दिया। हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई आर होता है। यहाँ पे बी की वैल्यू मैंने ट्रांसफर कर दिया, इक्वेट करा, ये मिल गया हमें म्यू नॉट आई।
तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल मिला वह म्यू नॉट आई के बराबर है, जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे आई ये शो करता है कि इस क्लोज लूप के अंदर या क्लोज पाथ के अंदर जितना करंट जा रही है ये उसका सम है, ये उसका सम है। ठीक है बेटा, हाँ बेटा बोलो। हाँ तो सर्कुलर लूप के लिए ना, सर्कुलर लूप के लिए ही तो है ये सर्कुलर लूप के लिए तो जो मैंने कंसीडर किया है, ये भी तो सर्कुलर लूप ही तो बनाया है। क्लोज पाथ कब बनेगा, क्लोज पाथ कब बनेगा, क्लोज पाथ, हमें क्लोज पाथ चाहिए, क्लोज पाथ चाहिए। ठीक है, तो क्लोज पाथ को मैंने सर्कुलर लूप में ही तो कंसीडर किया है, इसीलिए तो ये उस, हाँ ये तो बी की वैल्यू इसीलिए तो वहां पर रखा गया है, ये भी सर्कुलर लूप के लिए है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है किसी कंडक्टर के अराउंड वह सर्कुलर लूप के ही रूप में रहती है। ठीक है बेटा, हाँ अब हम लोग एक दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। एक दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं